नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका हमारे डबल ए शो में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। नमस्कार अशोक नमस्कार। भाई। देश नमस्कार में नमस्कार। कुछ बहुत मजेदार चल रहा है। तिरुपति लड्डू विवाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मालूम ये चला कि हमारे आदरणीय मोदी जी से सीखकर चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ धर्म की राजनीति करने के लिए, विपक्ष को फंसाने के लिए एक बकवास सा बयान देकर पूरे देश में तमाशा मचाया हुआ था। निर्मला सीतारमण के ऊपर केस हुआ कोर्ट के कहने से, और कोर्ट ने ही रोक दिया कि आगे एफआईआर पर फिलहाल स्टे लगा दिया। उधर कर्नाटका के मुख्यमंत्री को कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था, और अंदर खाने की खबर यह है कि अब उनको चुनाव के बाद हटाने की कोशिश की जा सकती है। उनके ऊपर पीएमएलए वगैरह लगाकर उनको भी अरविंद केजरीवाल की तरह कुछ साल, कुछ महीने जेल में रखने की प्लानिंग चल रही है। इधर हरियाणा चुनाव अपने बहुत इंटरेस्टिंग फेज में चला गया है। दो बड़ी खबरें, एक खबर से तो आप सब लोग परिचित अब तक हो ही गए होंगे कि राहुल गांधी ने शायद अपने पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार किसी विधानसभा चुनाव को, और वो भी हरियाणा जैसे छोटे से स्टेट के विधानसभा चुनाव को, इतना सीरियसली लिया है। अब से चुनाव तक लगातार वहां कैंप कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ फिलहाल अपने हाथ में लिया हुआ है। दूसरा, हमारी आदरणीय पूर्व मंत्री जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी जो हैं स्मृति ईरानी जी, वो सलाह दे रही हैं कि शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यानी इतना तो मान रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब बेचारी ये सलाह नहीं दे पा रही हैं कि उनको फिर से कब मंत्री बनाया जाना चाहिए, या फिर ये नहीं बता पा रही हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने इतने लंबे इतिहास में किसी दलित को मुख्यमंत्री छोड़िए, आरएसएस का चीफ छोड़िए, किसी प्रदेश का अध्यक्ष भी ढंग से आज तक नहीं बनाया है। जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें से एक भी दलित नहीं है। फिर कांग्रेस से सवाल किस हक से ये पूछ रहे हैं, पता नहीं। ये सारे मुद्दे मैंने खोल दिए, और आप जानते हैं अशोक भाई से मैं सवाल नहीं पूछता, सीधे उनके जिम्मे दे देता हूं वोट, उसके बाद वो चौके छक्के अपने हिसाब से लगाए। स्वागत है अशोक जी। तो सबसे पहले कल की बात जो बी आर गवई के बेंच ने जो पूछा है, और वाकई अशोक जी, जब ये लड्डू वाला मामला सामने आया, संयोग से मैं मेरे एक मित्र के साथ डिनर कर रहा था जब ये फ्लैश हुआ कि लड्डू में टैलो, एनिमल फैट और फिश ऑयल है। तो वो मेरा सहपाठी रहा है सैनिक स्कूल में, और फिशरीज में काम करता है, बड़े लेवल पे ओ, एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट। उसने कहा कि क्या आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा कीजिए, आप क्या जर्नलिज्म करते हैं आप लोग। मैंने बोला क्या हुआ भाई। उन्हें कहा कि फिश ऑयल जो है वो घी से बहुत महंगा होता है, तो फिश ऑयल में घी मिल सकता है घी में अशोक फिश ऑयल कहाँ अशोक से भाई, अशोक भाई, आएगा। कॉड लिवर आयल जो होता है वो हाँ, मरीजों के लिए होता है, और बेहद और महंगा होता है कॉड लिवर आयल जो महंगा है। मिलता है। हाँ, तो उसने कहा कि दिस इज ऑल, मतलब उसने एक ही शब्द कहा कि व्हाट बुलशिट यार, तुम लोगों को यही चलते हैं खबरें। क्योंकि हम एक जगह खाना खा रहे थे, सामने टीवी पे वो तो आ रहा था, तो उसने बोला एस्ट्रोशियस, वी शुड नॉट वॉच टीवी। तो ये धारणा हुई उसके बाद, क्योंकि भाई हम जिस फील्ड में है पत्रकारिता में, तो हम लगातार वो रिपोर्ट ढूंढ रहे थे, जिस रिपोर्ट में टैलो और वो गुजरात की वो लैब ढूंढ रहे थे। ना लैब का पता पड़ा, ना रिपोर्ट का पता पड़ा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सिंपल सी बात कही कि भाई, मुख्यमंत्री को पता पड़ा कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में टैलो है, ऐसा कंप्लेंट आई है, और मुख्यमंत्री ने उसको कह दिया कि लड्डू में जानवरों की फैट और हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़। और क्योंकि जगन क्रिश्चियन है, तो पूरा संघ का जितने भी वर्टिकल्स है, सब हाथ में तलवार लेके मैदान में उतर गए, और जो चालू हो गया कि क्रिश्चियन है, और कोई कह रहा था कि उस देवस्थान में कितने क्रिश्चियन लोग भरे गए थे, और ये है और वो है, और जानबूझ के, और रामलला। मुसलमानों का भी हाँ, नाम आ गया तो। मुसलमानों का भी नाम आ गया। उसके बाद उन्होंने तुरंत, अच्छा, मैंने ये कहा कि सीधी बात है कि भाई जो घी सप्लाई करने वाला होगा उसको जीरो डाउन करिए। घी सप्लाई वाले कहीं ना कहीं टैलो खरीदता होगा, ये खरीदता होगा। अब मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो एनिमल फैट है, ये दूसरी बार मामला उठला है। पहले वनस्पति घी में वो टैलो डालते से एक एक फाइंडिंग हुई थी। तब क्या होता था कि जितने भी वनस्पति निर्माता थे, वनस्पति बनाने वाले, जिसे उस समय डालडा कहते थे सब लोग, तो जो वनस्पति निर्माता थे, उन्होंने साबुन की कंपनियां खोल के रखी थी, और साबुन बनाने के लिए फैट लगता है, ऑयल लगता है। तो एनिमल फैट साबुन के नाम से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, और इधर डालडे में मिलावट करते थे। मतलब जो डालडा
तो ब्रांड है वो जो वनस्पति घी में, तो वो बाद में पकड़े गए, लोगों को सजा हुई, बहुत सारा उसमें हुआ। अब वही आपको ये देखना होगा कि घी निर्माता के पास कोई साबुन की फैक्ट्री है, उन्हें कोई टैलो इंपोर्ट की है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे यदि वो सप्लाई करना होगा उसमें करता हो। अच्छा, दूसरी बात है कि जो संस्थान के सीईओ है, उन्हें स्टेटमेंट दिया कि हमें ऐसा कोई खबर नहीं है, ना हमारे पास कोई रिपोर्ट है, ना हमारे पास कोई कंप्लेंट है कि घी में कोई टैलो मिला हुआ है। क्योंकि जो घी जाता है देवस्थान को, वो चेक होता है। वो चेक में यदि उसको पैरामीटर्स के अनुसार नहीं हुआ, तो उसको रिजेक्ट करते हैं, वापस करते हैं। तो वापस करते इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टैलो है। हो सकता है कि किसी फैट में कम हो या बाकी चीज़ें कुछ हो। तो ना बोले कभी ऐसे लड्डू बने। अब लोग वो उपवास पे बैठ गया, देखिए एक मंत्री उपवास पे बैठ गया। मतलब ये ऐसी कहानी हो गई कि एक कोर्ट में एक मुकदमा आया, तो एक ने दूसरे का सर फोड़ा, तो मुकदमा सर फोड़ने का था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई झगड़ा किस बात का हुआ? बोला साहब वो बात ऐसी हो गई कि एक ने कहा कि मैं गाय खरीद के लाऊं, तो उसने कहा कि गाय खरीद के लाएगा तो बांधेगा कहाँ, गाय कहाँ रखेगा? तो उसने बोला कि ये जो तुम्हारे खेत और मेरा खेत जहाँ मिलता है, बांध जिसको मांड बोलते हैं, वो मांड पे मैं अपना गाय बांध दूंगा। अब उनने कहा कि यार तू वहां गाय बांधेगा तो गाय मेरे खेत में घुस जाएगी और वो मेरे खेत का फसल खराब करेगी, तो तू गाय मत ला। वो बोला नहीं भाई, मेरे को तो कोई रोक नहीं सकता, ये ले सीधे मैं लेके आया गाय, ये मैंने बांधी। तो वो बोला तेरी गाय तूने बांधी, ये देख मेरे खेत में घुसी, अब मैं तेरे गाय को मारूंगा। वो बोला तू मेरे गाय को हाथ लगा के देख। उसने उठाया लठ और हवा में घुमाया। इसने बोला तूने मेरे गाय को मारा, मैंने तुझे मारा करके उसने लठ उसके सर पे मारा। तो जज साहब बोले गाय है कहाँ? बोले नहीं, गाय खरीदी नहीं थी साहब, खरीदने की बात हो रही थी। ऐसे ही इन्होंने लड्डू का बात की। कौन सा टैलो, कौन सी लेबोरेटरी, पूरे देश में सबसे बड़ी लेबोरेटरी इन चीजों के लिए हैदराबाद में। तो गुजरात में लेबोरेटरी में कैसी गई और कौन सा लड्डू गया, कौन से साल का लड्डू गया, कौन सा सैंपल हुआ, कौन सा सैंपल फेल हुआ, उस सैंपल को लेने के बाद पंचनामा हुआ क्या, कितने लोगों के सिग्नेचर है, कई चीजें हैं जो इनको बतानी है। उसके बाद इन्होंने एसआईटी घोषित की। चलो चंद्रबाबू नायडू के पास होगा, रिपोर्ट होगा, मैं मानता हूँ, नहीं वो देखते वो पब्लिक। जो एक रिपोर्ट घूम रही थी अशोक जी, उस रिपोर्ट पे किसी का हाँ, सिग्नेचर, कोई सील, कुछ नहीं था। मैंने वही कहा ना आपको कि ये वैसी और लट्टम लट्टा। और इस तरह की जांच करने के लिए देश की सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी ये है वो और सबसे शानदार हैदराबाद में, लेबोरेटरी है, वो हैदराबाद में है। मैं वही कहा इतना जी। पास में है उनकी। वो छोड़ के वो गुजरात बिल्कुल। गए। अच्छा मैं मानता हूँ, चलो ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है। उसके बाद आपने एसआईटी नियुक्त की। तो गवई साहब ने बोला कि जब आप एसआईटी नियुक्त करते हो तो एसआईटी को फाइंडिंग करने दीजिए ना। पहले से आप इसमें लड्डू में है बोलोगे तो एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी प्रभावित होगी उससे। संविधान पोस्ट पे बैठे हैं। असल में क्या हुआ अशोक जी, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी भी वो समझ नहीं रहे कि वो मुख्यमंत्री है। इतने साल विपक्ष में रहने के बाद उस फॉर्मेट से बाहर नहीं आए। अभी भी उनको लगता है कि जगन रेड्डी मुख्यमंत्री है और ये विपक्ष जैसी बात करते हैं। हर चीज में मांग करना कि ऐसा होना चाहिए। अरे भाई मांग नहीं, अब तुम एग्जीक्यूट करो। दिस इज टाइम टू एग्जीक्यूट, यू आर चीफ मिनिस्टर। तो ये जो लड्डू वाला मामला आया, ये ऐसा लगता है जैसा गणेश जी को दूध पिलाया था पूरे विश्व ने एक बार, जी। ऐसा ही ये तिरुपति के लड्डू के लिए। लेकिन लोगों की आस्था देखिए, अब लोग समझ चुके हैं। ये भाजपाइयों के जितने भी ये प्रोपोगंडा का मशीन है, उसको लोग समझ चुके हैं। तिरुपति की लड्डू की, एक लड्डू की ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेल कम हो गई। तिरुपति के लड्डू दिन ब दिन जा रहे हैं, लोग प्रसाद खा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी जाके वहां प्रसाद लिया। लोग इस फरेब को अब मानने को तैयार नहीं। हाँ, मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो अपने आप को सीईओ ऑफ द स्टेट कहता था, जो अपने आप को टेक्नोक्रेट कहता था, वो आदमी भी जब कास्ट और रिलीजन में घुस जाता है तो लगता है कि इतने जल्दी खरबूजे का रंग कैसा चढ़ गया इस खरबूजे पे देख देख संगत का के। असर, एनीवे, संगत का हाँ, असर है। और इतना सर इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। मतलब थोड़ा तो मुझे लगा कि एकदम आप कल तक इडली खा रहे थे, रातों रात आप भाई ढोकले पे शिफ्ट मत हो जाओ। इडली और ढोकले के बीच में थोड़ा कम से कम थोड़ा टाइम तो होना चाहिए, टेस्ट बदलता है आदमी को। ये इडली वाला कब ढोकला खाने लगा और कब से खाखरा खाने लगा पता ही नहीं पड़ा, पूरा गुजराती हो गया ये। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला फ्लॉप हो गया। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा इसलिए था, ये आस्था का सवाल था। कोई किसी को प्रसाद चढ़ाता है, वो आस्था का सवाल। तो मैं मयूर विहार में रहता हूँ, या साउथ इंडियन मंदिर है, दक्षिण भारतीय विनायक का, हाँ। वो जी। उस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है। और उनके यहाँ आपको प्रसाद चढ़ाना हो तो आप वहाँ पर्ची कटवाइए,
तो एक दिन मैंने कहा कि बाहर का प्रसाद क्यों नहीं अलाउ करते? तो बोले भगवान का प्रसाद शास्त्रोक्त पद्धति से बनता है और हमारे किचन में आप आइए, हम आपको बताते हैं कि कैसा शास्त्रोक्त पद्धति से प्रसाद बनता है। तो वो पवित्रता रखने के लिए हम हमारा ही बनाया हुआ किचन का प्रसाद विनायक को चढ़ाते हैं। तो वो ऐसा ही तिरुपति का है, ऐसा ही आपका उज्जैन का है। हर जगह पे क्योंकि लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं कि हर एक को तो वो प्रसाद के नाम पे लड्डू ही आप जाके लड्डू लेके आओ। आप तिरुपति चलाते हैं तो लोग 10 लड्डू लेके आते हैं। अब वो लड्डू भगवान तक जाता भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोग तो श्रद्धा से, श्रद्धा होती है हर एक की, आस्था है। उस आस्था के साथ खिलवाड़ करना और किसको सिंगल आउट करना, और सिंगल आउट इस कोर से करना कि कल मतलब एक आधा नथुराम गोडसे पैदा होगा, बिल्कुल जगन बिल्कुल रेड्डी की बिल्कुल। जान की आफत हो जाएगी कि तुमने बिल्कुल हमारे भगवान को ये, क्योंकि महात्मा गांधी के खिलाफ पवित्र किया। जहर उगल उगल के ही इन्होंने नथुराम गोडसे का जन्म कर दिया था। बिल्कुल। राहुल गांधी के खिलाफ ये जहर इसलिए उगलते हैं कि इनको एक और चाहिए, नथुराम गोडसे, क्योंकि ये आमने सामने कभी लड़ ही नहीं पाते। और आमने सामने की लड़ाई की बात क्या है, तो आप हरियाणा की बात करें, तो यदि हम हरियाणा की बात करें हम्म, तो हरियाणा में यह हाल है कि प्रधानमंत्री की पहली रैली 5,000, दूसरी रैली 9,000 और तीसरी रैली 13,000। साहब 22-22 कॉन्स्टिट्यूंसी की मिलकर रैली होती है और 10,000 लोग नहीं इकट्ठा होते। मतलब एक एक उम्मीदवार मैं 500 बस लोगों को एक लाना। मैं बस आपको ये बता दूं कि इस समय जब आप बोल रहे हैं तो स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है, कुलदीप बिश्नोई जी का एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अरे 30 साहब कुर्सियां पूछो, लगी हैं और अरे 30 में से 3 भरी हुई दिखाई दे रही हैं और कुलदीप मैंने बिश्नोई भजन लाल के लड़के हैं और कभी मैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अरे सर जितने लोग बैठे खड़े हैं उससे कम लोग बैठे हैं। बैठे। 3 लोग बैठे हैं, कम से कम 7 लोग खड़े हैं, मैं गलत नहीं हूं तो। और जो आदमी इनके बिल्कुल। साथ कार से उतरा उसी ने हार पहनाया है। ये हालत है। और वो 3 लोग तो जो बैठे हार होंगे और वो हार पहनाने वाला दोनों लेके चलना पड़ रहा है। लेके चलना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि जो चेयर पे बैठे हैं वो भी 3 लोग जो बोल रहे हैं आप, वो चेयर वाले हैं। हाँ, उनको चेयर वापस लेके जानी है। तो ये स्थिति है। खट्टर साहब किटी पार्टी वाली हॉल में जनसभा ले रहे हैं। जो जनसभा होती है उसको रैली कहते हैं। इसी हरियाणा ने जब 2013 में मोदी जी का स्वागत किया था चुनाव के पहले, कम से कम 3 से 3.5 लाख लोग उनके पहले रैली में थे। आज वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बोला जाता है कि आप कवरेज मत दो, आप सीधा वेबसाइट से उठाए हमारे, वहां अलग अलग एंगल से हमने बराबर किया है वो दिखाना है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, अब राहुल गांधी के लिए यह हाल है कि लोग फ्लाईओवर तक खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, जन सैलाब जिसको कहता है उसको। और इसमें अशोक जी, मैं कोई कांग्रेस ने बहुत बड़ा 10 साल में आंदोलन करके ऐसा नहीं, इसमें जनता वर्सेस बीजेपी है। जनता ने तय कर लिया है हरियाणा में कि बीजेपी को अब घर भेजना है। तो वहां कौन है दूसरा? बाकी सब चौटाला परिवार बी टीम है, साथ में कब जाए सब बीजेपी को पता नहीं। मायावती जी कैसी आती है, चंद्रशेखर चौटाला के साथ चले गए तो वो भी बी टीम कहलाए। वहां कौन है बीजेपी को रिप्लेस करने वाला? तो वहां कांग्रेस के सिवा कोई नहीं। तो कांग्रेस बाय डिफॉल्ट वहां क्लीन स्वीप कर रही है। और जब कल मेरी बात हुई कुछ लोगों से जो फील्ड में घूम रहे लगातार, क्योंकि हम तो हर जिले में लोगों से बात कर रहे हैं, अब काम यही है और तो कुछ है ही नहीं। तो ना कोई चार्टर देता है, ना कोई समुद्र के किनारे बंगले पे बुलाता है। जो देने तो हम वाला है अपनी उससे आप लेंगे नहीं, जो देने वाला है उससे आप लेंगे नहीं, कोशिश तो कर ही हाँ लेगा क्योंकि, बेचारा। हाँ क्योंकि अडानी जी के साथ दोस्ती है नहीं, तो चार्टर्ड और बंगले होते नहीं। एनीवे, तो जब लगातार लोगों से बात कर रहे हैं तो एक बात समझ में आ गई कि 2005 में ऐसी स्थिति हो गई थी कि सत्ता पक्ष 3 सीटों पे आ गया था मात्र। तो ये हरियाणा की तासीर है, एक बार 3 पे लाया सत्ता पक्ष को, एक बार 7 पे लाया। तो किसी ने कहा कि इस बार यदि 205 रिपीट हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, यदि सिंगल डिजिट पे बीजेपी आएगी तो किसी को होने होगा। लेकिन जिस हिसाब से कैंपेन चल रही है, जिस हिसाब से बार बार, अभी वो हेमंत विश्व शर्मा आए थे, उनको बाबर ढूंढने आए थे कि कौन बाबर है, बताइए। अब हेमंत विश्व शर्मा साहब ये आसाम से आते हैं, आसाम सबसे सेफ जगह, ठीक है। जब जब इस देश पे हमले हुए हैं, इतिहास, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मुगलों के पहले से बात कर रहा हूं, जब जब इस देश पे हमले हुए हैं, इस देश का सबसे पहला सामना जो किया होगा जाबाज वीरों ने, वो पंजाब के थे। पंजाब हरियाणा, हरियाणा यही वाला इलाका है हिमाचल अपना। प्रदेश पंजाब का भाग था।
ये तो बहुत बाद अलग हुए हैं। ये पंजाब के हिस्से थे साहब, और ये बिल्कुल। पंजाब एक स्टॉप बैरियर करके हिंदुस्तान की भूमि पर आक्रांताओं को घुसने के लिए पहला चेक था। इन गुज्जरों और इन जाटों ने खेती छोड़ के तलवारें हाथ में लेके इतिहास रचे हैं। बिल्कुल। उन लोगों को कहते हो कि तुम्हारे बीच में से बाबर ढूंढना पड़ेगा, जिसको इस हरियाणा के लोगों ने वापस भेजना तय कर लिया। ना वो हिंदू मुसलमान, ना कब्रिस्तान और शमशान में अटकने वाले हैं, ना हलाल या झटका में अटकने वाले हैं। वो सीधे सीधे जो कुशासन रहा है 10 साल का, मतलब लेकिन किसी ने मुझे अशोक जी इन कहा सब के बावजूद एक कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार है, हमें जानते हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र है। उनने मुझे कहा कि यार आपकी सभी पार्टियों में रिलेशन है अच्छे। मैंने बोला हाँ बोलिए। बोला यार एक खट्टर साहब का एक आध प्रोग्राम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में करवा दो प्लीज। तो मैंने बोला नहीं तू, मैं समझा नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे पार्टियां बदलती ना लोग। तो मैंने बोला नहीं नहीं तू कांग्रेस से लड़ रहा भाई। बोले हाँ मैं कांग्रेस से लड़ रहा हूँ। तो बोले खट्टर क्यों चाहिए? अरे बोले खट्टर आते सी ना कम से कम मेरे और 10-15 हजार वोट बढ़ जाएंगे। जहां खट्टर जा रहे हैं वहां वोट कट रहे हैं, जहां गुजराती पैर रख रहे हैं वहां वोट कट रहे हैं। जिस दिन नतीजे आ जाएंगे अशोक जी, माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे नतीजों के 2 दिन बाद, फिर जब हम बैठेंगे तो हम बता देंगे आपको कि किस किस जगह ये लोग गए हैं और कैसा कैसा हालत हो गया है। मुंबई में प्रधानमंत्री ने पहला रोड शो किया लोकसभा में, और घाटकोपर एरिया में किया ताकि वहां गुजराती है, थोड़ा सा समर्थन अच्छा मिल जाएगा। वहां लोकसभा में बीजेपी का उम्मीदवार 28,000 चाह रहा है। ये इनके रोड शो का इम्पैक्ट। लेकिन मैं वही सवाल पूछ रहा था कि इतने सब के बावजूद राहुल गांधी को इतना सीरियसली वहां पर लगातार रहकर प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? देखिए सर क्या वैसे हुआ एक बात अशोक आपने जी, कही अशोक जी, एक मैं बात आपने मैं कही, दर्शकों को बता दूं, एक सेकंड बस। अशोक जी ने कहा कि जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा उसके 2 दिन बाद बात करेंगे हम लोग। यही इस चैनल का रेसिपी है कि हम एनालिसिस करते हैं। हम उस दिन बैठकर या उसके एक दिन बैठकर पहले बैठकर आपको नहीं ये नहीं बताएंगे कि कितनी सीट नहीं, आ रही है वो जी। वो जो जादूगर सरकार का जो शो होता है, जोर जोर वो से हम नहीं चिल्ला के करते। ये आ गया वो आ गया, वो उसमें ना वो हम रहे नहीं तो कर ज्यादा सकते अच्छा है। वो जी। मेरे वो गले की दिक्कत है, मैं उसके इतना लिए चिल्ला नहीं नहीं, वो पाता। हमने नहीं, उसको उसके लिए हमने सब तमाम टीवी चैनल्स को छोड़ रखा है। ये उनको बिल्कुल ठेका है, जी। तो वो भागा जी दौड़ी करना बताइए। है। गए गए आए आए, गए गए आए आए। अब क्या होगा, जी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मतलब पहले आप आधे घंटे में मुख्यमंत्री तय करते हैं। वो नौटंकी है, वो क्या है सर, एक शो है, विज्ञापन होते हैं, शो बुकड है पहले से, तो उनको शो करना है, उनकी भी मजबूरी, हमारी ऐसी कोई मजबूरी जी नहीं। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर वहां पे जो हमने देखा, और आपने कहा कि राहुल गांधी सीरियसली, देखिए सर हम्म। मेरा आज भी मानना है कि राहुल गांधी हमेशा वही थे जो राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी में बदलाव नहीं देखता। देखने वाले का नजरिया बदल गया है, राहुल वही है। राहुल कभी पप्पू नहीं थे। राहुल को पप्पू बनाने नहीं में नहीं, सवाल ही सबसे नहीं ज्यादा उठता। हाथ इन कांग्रेसियों का था। ये जो G23 और क्या G20 की ये गैंग थी, ये थे। फिर कुछ लोग थे सुरजेवाला टाइप्स, कि जो मीडिया में ही पत्रकारों को ऑफ डीब्रीफिंग करते समय बोलते थे कि अरे इसको क्या समझ में आता है, हम ही बताते, तो इसको इसको अकल थोड़ी है। ये बोलने वाले लोगों ने उसको पप्पू कर दिया। वो राहुल पहले से ही, जिन लोगों ने राहुल से बात की वो जानते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यस्त है, बात करते हैं, किसी भी चीज पे बोलने के पहले उसका रिसर्च करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो वो आप आपसे ज्यादा दो इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। ये हमने देखा है। इसीलिए वो बुद्धिजीवियों से बात करते हैं, कारपोरेट सेक्टर से बात करते हैं, तो उनको वहाँ हंसी का पात्र नहीं बनते, मूर्ख जैसी बात नहीं करते। वो मटका उल्टा रख के गैस नहीं बनाते। वो उन्हें मालूम है गैस कंप्रेस करके जलती है। तो कुल मिलाकर वो, अब लोगों ने उनको सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी तो हमेशा सीरियस थे, लेकिन 44 सीटें पे आ गए तो लोगों ने राहुल ने आया। अब 100 सीटों पे आए, अब लीडर ऑफ अपोजिशन बने। राहुल ने जिंदगी में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो गलत उठाया, मुझे बताइए आप। मेरा सभी को, मैं बीजेपी वालों को भी कहता हूँ, आप उसको कहते हो कि यार इसको कुछ समझ में नहीं आता। कई बार बीजेपी बोलती है राहुल ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं। मेरा कोई सी मूर्खता की राहुल जी ने, बताओ मुझे। वो मूर्खता इसलिए लगती है कि सुनने वाले मूर्ख हैं, उनके समझ में नहीं नहीं आता। जब वो नहीं कोविड नहीं की नहीं बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं। हम्म। अब बताइए इधर से आलू डाल के सोना निकलेगा क्या कभी? अरे मैंने बोला उसने क्या कहा, तुमने पूरा सुना क्या? उनने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने इसी ग्राउंड पे पिछले साल आपको कहा था कि मैं आपके आलू को सोने का भाव दे दूंगा। मानो मोदी जी के पास मशीन थी, इधर से आलू डालेगा और उधर से सोना निकालेगा।
मैंने बोला बताओ, मोदी जी का उन्होंने राहुल पे चिपका दिया। तो ये उन्होंने हमेशा सेंसेबल बात की, लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस का मीडिया सेल है या बाकी कांग्रेस के जो संगठन है, जिन्होंने राहुल को प्रोटेक्ट करना चाहिए था या राहुल के लिए लड़ना चाहिए था, आज आप मोदी जी के लिए कुछ कहिए, 25 लोग ट्रोल करने वाले आपके पीछे लग जाते हैं। वैसा राहुल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। राहुल का मजाक बीजेपी वाले उड़ाते थे और उसको बूस्ट करते थे कांग्रेस वाले। लेकिन एक पदयात्रा ने कांग्रेसियों को बता दिया कि राहुल उनके भरोसे नहीं है, राहुल कांग्रेसियों के भरोसे नहीं है। राहुल को जननायक स्थापित कर दिया रैली ने। अब चुनाव में राहुल नेता बन गए, या हो सकता है पहले नेता बन गया और अब जननायक स्थापित हो गया। लेकिन ये दोनों चीजें अब राहुल में आ गई है। राहुल बोलना तब भी जानते थे, आज भी जानते थे। अब राहुल के बोलने में, काटने में डरते लोग। ये बार बार बात, इनके पास परिवारवाद सिवाय कोई और ये और है अब नहीं। उनको पार्टी भी प्रोटेक्ट करती है। अब हाँ, मीडिया सेल में प्रोटेक्ट ऐसे करती है। लोग हैं अब जो नहीं, अब जबरदस्त क्या है, राहुल गांधी ने बहुत सारे नए लोग रिक्रूट किए। नए लोगों के बिल्कुल। लिए कोई उनको टिकट नहीं चाहिए, उनको टिकट नहीं बेचना है। ये बैजू बैजू टाइप जो लोग हैं अब थोड़े से दूर हो गए। तो कम से कम अभी राहुल के पास आसपास एक टीम है जो इंफॉर्मेशन देती है। हमारे पास भी लगातार इंफॉर्मेशन आती कि कल का प्रोग्राम क्या है, आज कैसा हो गया, कल क्या हो गया। तो कुल मिलाकर ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, और राहुल भी फीडबैक लेते हैं अलग अलग जगह से। तो अब राहुल के मायने क्या है ये लोगों को भी समझ में आ गया। अब कांग्रेस का वर्कर जो लग रहा था उनको कि यार हमारा नेता भी पप्पू है, हम क्या करेंगे, उन्हें समझ में आ गया हमारा नेता पप्पू नहीं, हमारा नेता बाप है। और ये बाप का स्वागत करने के लिए जो कार्यकर्ता उमड़ पड़ता है, वो ही रैली में रिफ्लेक्ट होता है। तो कई, अब मैंने सुना कि 4,000 की क्राउड तो योगी आदित्यनाथ भी नहीं ले पाए नारनौल में। कल नारनौल में थे, 4,000 जबकि लोग मोनू नहीं इकट्ठा मानेसर हो भी पाए। आया था। जबकि मोनू मानेसर हाँ, भी आया था। मोनू मानेसर भी आया था। अब आप क्या करोगे, आप बाबा राम रहीम को पेरोल दिलवाओगे, आप सारे हथकंडे अपनाइए, कोई हथकंडा काम नहीं करेगा। आप शैलजा को गाली दिलवाइए। अब स्मृति ईरानी ने, आपने कहा कि स्मृति ईरानी बड़ी चिंतित है कि शैलजा को मुख्यमंत्री, क्योंकि स्मृति ईरानी इंतजार कर रही है कि दिल्ली में उनका नाम कब उछलता है। क्योंकि दिल्ली के 14 डिस्ट्रिक्ट में से 7 डिस्ट्रिक्ट का जो अभियान है, सदस्यता अभियान, उसका इंचार्ज उनको बनाया है। बेचारी अभी जॉबलेस है, कोई काम नहीं है। जब फिल्म में एक्टर को कोई काम नहीं मिलता तो वो तेल बेचने का भी एडवर्टाइजमेंट कर लेता है ठीक है, है सही ना। बात है। तो अब बेचारी को कोई काम नहीं है तो सदस्यता अभियान में लगी। एक जमाने की मोस्ट हाई प्रोफाइल कैबिनेट मंत्री और नेता आजकल डोर टू डोर सदस्यता करवा रही है। और होता है, एक्टर के समय आता है एक्टर का। एक जमाने में आदमी जवान होता है तो उसकी फिल्में होती है। हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं होता कि बुढ़ापे तक लोगों के बीच में बना रहे उनका क्रेज, क्योंकि वो समय समय के साथ उन्होंने रोल निभाना। अभी अमिताभ बच्चन यदि डॉन के रोल में आ जाए तो लोग हंस के पागल हो जाएंगे, बोलेंगे अमिताभ ने जब आ ऐसी रहे जब कॉमेडी कभी नहीं की। आ रहे थे तो मजाक भी खूब उड़ा। उड़ा था। तो अब उन्होंने भी ध्यान दिया कि क्या है, वो भी अपने अलग मेन स्ट्रीम की फिल्में छोड़ के अब ये बाकी आर्ट टाइप फिल्में भी करने लगे। तो कुल मिला के ऐसा ही अब स्मृति ईरानी का भी हो गया बेचारी। अब तेल तेल के विज्ञापन वगैरह में, क्योंकि सदस्यता अभियान में उसी टाइप का काम मानता हूँ कि वो देश की बड़ी बड़ी नीतियां निर्धारण करती थी। अब वो सदस्यता अभियान में लगी हुई है। चलो ठीक है। अब उनको लगता है मैं 3 महिलाओं का नाम उठलूंगा, कोई तो कहेगा कि दिल्ली में भी एक महिला दे दीजिए। लेकिन फिर दिल्ली में इनको क्यों लाए, फिर बांसुरी क्यों नहीं, सुषमा स्वराज की बेटी। बिल्कुल। वो यंग है, टैलेंटेड है, और कम से कम उसकी डिग्री ओरिजिनल है बांसुरी की, जी। फर्जीवाड़े से दूर है। तो ये बहुत अच्छा, सारी जो आपके महाराष्ट्र में ये सब क्या चल रहा है? गाय को राज्यमाता घोषित किया गया, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल A1 सर, A2 को बिल्कुल। राज्यपिता भी घोषित किए जाने की कोई उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, मैं तो यही कहा कि देसी गाय को राजमाता उन्होंने घोषित किया। तो जो गाय अच्छा। देसी नहीं है उसको राजमावसी का प्रस्ताव
मैंने भी कल एक मेरे शो में किया, मैंने बोला गाय गाय होती है सर, देसी गाय, विदेशी गाय कोई नहीं होती, हाइब्रिड गाय होती है जो अलग अलग दूध ज्यादा दे, जो कुछ डिसीज से दूर रहे, इसलिए लगातार एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इसीलिए हमारे यहाँ देसी गाय और हाइब्रिड गाय का एक ये है। तो जो गाय देसी नहीं है उसे राजमावसी बोला जाए। अब उन्होंने सिर्फ जीआर निकाला, मैंने जीआर देखा, उसमें आगे प्रोटोकॉल नहीं लिखा कि यदि देसी गाय दिख जाए तो आपको राजमाता समझ के उसे जोहार करना होगा कि जोहार राजमाता जोहार, उनके लिए रास्ता देना होगा, पुलिस प्रोटेक्शन में आगे पीछे गाड़ियां चलेगी नहीं चलेगी। राजमाता का प्रोटोकॉल अभी जीआर में डिफाइंड नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है अशोक जी, महाराष्ट्र का दूध उत्पादक पिछले 5 साल से आंदोलित है कि उसको जो सब्सिडी है वो जिस कम रेट में उसका दूध खरीदा जा रहा है, उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि हम तुम्हें कुछ सब्सिडी देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी 2 महीने के लिए, फिर उसका बंद कर दिया। हाँ, अब आपने बताया था। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम सब्सिडी देंगे। लेकिन महाराष्ट्र में और बाकी आसपास के राज्यों में जो गाय की दूध और भैंस की दूध की कीमत है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू महाराष्ट्र। उपभोक्ता तो बहुत महंगा दूध खरीद रहा है, लेकिन दूध उत्पादक को बहुत कम कीमत मिल रही है। बीच में मलिदा जो है ये डेयरी वाले खा रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र शासन घोषणा बहुत करता है, तो आप गाय को राजमाता बनाने के बजाय आप यदि दूध उत्पादकों को ठीक से सब्सिडी देते, ठीक से पैसा देते, उसके दूध की कीमत देते, तो वो ज्यादा गाय की केयर करता। अब मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई ये गाय लुप्त हो रही है इसलिए राजमाता का दर्जा हमने इसको दिया। तो ये लुप्त होते के गाय को आप कैसा बचाओगे? लुप्त होने वाले गाय के दूध को ज्यादा कीमत दोगे तो लोग गाय पालेंगे। ठीक बात। ये वही मराठवाड़ा महाराष्ट्र का एरिया है, मराठवाड़ा विदर्भ, जब सूखा पड़ता है अशोक जी, मैंने वो हृदयद्वारक दृश्य मेरे आंखों के सामने आज भी आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाय, बैल, बकरी ये किसान का परिवार है, परिवार का सदस्य है। रात को गाय यदि ज्यादा आवाज करने लगे तो किसान रात भर सोता नहीं, सुबह का इंतजार करता है कि वेटरनरी डॉक्टर को लेके आऊं मैं कि मेरी गाय रात भर सोई नहीं, क्या परेशानी थी। वो तो वैसा ही उसको माता का दर्जा देता है। लेकिन जब सूखा पड़ता है, जब किसान को खाने के लिए नहीं, जब उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो घर पे ताला लगा के कहीं और जाने की सोच रहा है, तो इस गाय का क्या करेगा? तो अंतिम दिन वो गाय की पूजा करता है, आधी सूखी रोटी उसको खिलाता है और उसके पैर पकड़ के बोलता है कि तू जा, अब मुझे मुक्त कर इस ऋण से। ये रोज का है, हर सीजन का है। शर्म नहीं आती इनको। निर्लज्ज है नेता हमारे, निर्लज्ज है। उनको लगता है प्रधानमंत्री जी ने गाय के बछड़े को गले को लगा के 2-4 उसकी पप्पियां झप्पियां क्या ले ली तो गाय मुक्त हो गई। उस किसान को देखो जो अपने सीने पे पत्थर रख के गाय छोड़ता होगा। बिल्कुल। क्या करें? उत्तर प्रदेश में देखिए आवारा जानवरों का क्या प्रकोप है। कौन है आवारा जानवर? और फिर मेरा एक सवाल और है, आपको कहीं तो एक स्टैंड लेना पड़ेगा। यदि गाय को राजमाता आपने घोषित किया और गो माता, राजमाता गो माता ये गाय के साथ जोड़ दिया आपने, तो गाय आपकी माता हो गई, तो फिर आपको सावरकर को डिसोन करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि सावरकर ने ये क्लियर कट लिखा है कि गाय को माता मानना मूर्खता है। गाय की ये पूजा करना मुक्त है। पूर्वता एक गाय एक ऐसा जानवर है जिसका बहुत उपयोग होता है किसान के लिए। वो दूध देता है, गोबर से खेती में काम आता है, फर्टिलाइजर करके, गोमूत्र फर्टिलाइजर करके काम आता है। गाय का बछड़ा यदि फीमेल हो गया तो फिर दूध देती है, नहीं तो फिर वो बैल बन के खेत में काम आता है। और जब गाय किसी काम की नहीं होती तो कसाई को बेच देना चाहिए। ये सावरकर ने अपने किताब में लिखा है।
लिखा है सर कि गधा गाय से ज्यादा उपयोगी जानवर होता है, उसको ज्यादा महत्व ये मिलना चाहिए। ये सावरकर जी ने लिखा है, अपने लेखों में लिखा है, वो सब मैंने एक जगह नहीं, दिया भी हुआ है जी। नहीं हमारे हाँ, नहीं सर, कोई भी राज्य में कोई भी नेता गधे को राजकुमार का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती सर। आज आप मूड में हमारे हैं। यहाँ राज्यकर्ता में इतने गधे भरे हुए हैं कि जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद उनके पास आ जाता है तो फिर उनको राजमाता और प्रिंस राजकुमार और महाराज कुमार ये उपाधि देने की जरूरत नहीं है। स्वयं लाल दीवे की गाड़ी में घूम रहे हमारे यहाँ गधे कई। तो ये सवाल मैंने उठाया, मैंने बोला ये मुझे आज मैं आपके फिर प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप तो हिस्टोरियन है, आपने तो इतना रिसर्च किया है सावरकर पे, मैं कहता हूं या तो गाय को गौ माता मत बोलो, राजमाता बोलो, जो बोलो मेरे सर आंखों पे, फिर सावरकर को डिसोन करो। एक मैंने कंधे पे अपनी किताब में भी सावरकर, एक डिटेल कंधे में पे लिखा है राज ये। गाय माता, ये ना चलेगा। या तो दूध रखो या नींबू रखो, दूध और नींबू साथ में रखोगे तो दूध फटेगा। तो ये बड़ा जोक दूध हुआ है कल महाराष्ट्र में कि अब इनके पास कुछ और करने को कुछ है नहीं। दूध तो ऐसा लग रहा है अशोक जी कि फट ही गया है, दूध फट गया है, तभी इस तरह के तमाशे सामने आते हैं। इधर गडकरी साहब कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना में वक्त लगेगा। आप लगातार कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र में पैसे हैं नहीं, योजना ये घोषित कर देंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। आज आपने फिर से बताया उसमें भी कि दूध के लिए सब्सिडी कैसे वापस ली गई जी। उसमें भी गडकरी जी जब नागपुर में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सब्सिडी पे क्यों डिपेंड करते हो। उन्हें कहा कि सरकारें जो होती है वो विषकन्या होती है। विषकन्या का रोल क्या हुआ करता था, वो अपने रूप और अपनी अदाओं से बड़े बड़े राजाओं को लुभाती थी और फिर राजाओं को शयन कक्ष में ले जाकर जहर देती थी और मार डालती थी। ये विषकन्या का काम था। तो सरकार कैसी विषकन्या, वो आपको सब्सिडी देती है, वो आपको इतना जहर देती है सब्सिडी का कि आपको नाकाम कर देती है। तमिलनाडु में जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो सब्सिडी देना मिलना शुरू हो जाती है, पैदा भी नहीं हुआ, जब वो माँ गर्भ से होती है तब से उसको पैसा मिलना शुरू होता है, बच्चे को तब से सब्सिडी है। बच्चा पैदा होता है तो पैसा मिलता है, बच्चा स्कूल जाता है तो पैसा मिलता है, लड़की जाती है तो उसको साइकिल मिलती है, बच्चा जाता है तो उसको और कुछ मिलता है, बच्चा और आगे पढ़ता है तो लैपटॉप मिलता है, फिर बच्चे की शादी होती है तो उसको टीवी, ग्राइंडर, मिक्सर, कुकर ये सब मिलता है, और लड़की की शादी हो गई तो उसको सोने के गहने मिलते हैं सरकार की तरफ से। फिर वो बच्चा पैदा करता है, फिर उसकी वो सीरीज चलती रहती है, फिर उसको काम करना नहीं होता, 2 रुपए में अम्मा के वहां का खाना आता है, अम्मा के किचन में 2 रुपए में खाना मिल जाता है, 5 का सरकार दे ही रही है, फिर आपको बेरोजगार भत्ता भी मिलता है, फिर आपको महिलाओं के नाम से अलग पैसा मिलता है, फिर आपका बुढ़ापा आ जाता है, और जब आप मर जाते हो तो हमारे मित्र है अनिल जैन, वो हमेशा कंडा फंड की बात करते हैं। कंडा फंड माने जब आदमी मर जाता है तो उसके लिए जो काड़ी लकड़ी कंडा रखते हैं, तो वो लकड़ी कंडे की भी व्यवस्था सरकार करती है। तो मुझे बताइए क्यों काम करेगी। मत चेन्नई हाई कोर्ट की एक स्ट्रिक्चर है एक केस में सर, यदि ऐसा ही तमिलनाडु सरकार में चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि सारे तमिलियन बाहर होंगे और बाहर के लोग तमिल में घुस जाएंगे, क्योंकि तमिल में कोई लेबर काम करने को तैयार नहीं, सब फ्री का मिल ही रहा है तो काम कौन करेगा, काम करने वाले बाहर से आते हैं। मैं आपको एक खबर बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे कोकण में फिशिंग का काम जो हमारे कोली बंधु करते थे, फिशरमैन करते थे, अब वो घर में बैठने लगे हैं और आजकल बोट पे नेपाली लोग जा रहे हैं, पहाड़ पे चलने वाले लोग समुद्र में फिशिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां रोजगार नहीं तो फिशिंग के रोजगार में आ रहे हैं। और 10-15 साल बाद कोकण का आदमी फिशिंग भूल जाएगा और वो टोटल डिपेंड होगा नेपालियों पे। बाहर के लोगों पर जी। फिर नेपाली पैसा कमाएगा, वहां जमीन खरीदेगा, और कोकण वाला फिर गांव छोड़ के शहर आएगा, और फिर आप कहोगे कि बिल्कुल भाई कोकण की तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, ये कोकण में नेपाली लोग कहां से आ गए। ऐसा होता है, ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये विष कन्या है।
मेरे बेटे को सब्सिडी मिली, गडकरी ने कहा। उन्होंने कहा कि पापा इतने करोड़ रुपए मुझे सब्सिडी मिली है। तो मैं हंसा, मैंने कहा कि जब मिली तब मानो, ये अनाउंस हुई है, ये कब आएगी किसी को पता नहीं। लाडली बहना हमने यूज कर शुरू कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे 9 लाख करोड़, वही 7 लाख करोड़ रुपए कैसे वैसे ही कर्जा है, और ये 2 लाख करोड़ तो ये लाडली बहना और ये जो अभी इन्होंने चुनाव के टाइम जो अनाउंस किया वो उससे घाटा हो गया, वित्तीय घाटा। अब हमारे पास टोटल 9 लाख करोड़ है, चुनाव आते आते 10 लाख करोड़ हो जाएगा। नई सरकार को अजित पवार 10 लाख करोड़ का कर्जा विरासत में देके जा रहे हैं। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ना अजित पवार, ना देवेंद्र फडणवीस, ना एकनाथ शिंदे अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा दे रहे हैं। ये आप ही से निकाल के, आपसे 2000 रुपए निकालते और 1500 रुपए आपको देते हैं, और 2000 रुपए वसूलने का 500 रुपए खर्चा है। हर चीज में सरकार कमाती है। सरकार हमेशा लेती है, कभी नहीं देती, और जब सरकार देती है तो आपसे डबल लेने के लिए देती है। ये लोगों को समझना होगा। जिस दिन ये समझ में आएगा उस दिन ये लाभार्थी नाम का जो एक नया वोट बैंक बीजेपी खड़ा करना चाहती है वो ध्वस्त हो जाएगी। यूपी में लाभार्थी वोट बैंक उल्टा हो गया, क्योंकि लगातार यदि मैं आपके यहाँ आऊं और हर विजिट पे आप मुझे समोसे और चाय खिलाते रहे, और 2 साल बाद आपने एक दिन समोसे नहीं बुलाएंगे, तो मैं आप पे गुस्सा हो जाता हूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब आएंगे, नहीं, समोसे जरूर होंगे। अशोक जी, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, क्योंकि वो समोसे जो आपका आदरातिथ्य है वो मेरा अधिकार समझने लगता हूं मैं। यही होता है, बिल्कुल। और फिर मैं लड़ूंगा आपसे कि आपकी हिम्मत कैसी हुई चाय पिलाने की। समोसे कहाँ है? आप कहोगे कि राज शॉप बंद है, तो आपने एक दिन पहले बोल देना चाहिए था। आप पैसे बचा रहे, आपको लगेगा यार मैं तो इसको तो खिला रहा था, ये तो मेरे सर पे चढ़ गया, क्योंकि आपने खिला खिला के मेरी आदत बना दी। अब 5 किलो अनाज लोगों का अधिकार हो गया है, अब लोगों को इसके ऊपर मसाले और तेल के लिए पैसा चाहिए, उसका क्या? बिल्कुल, यही हमारे को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता था, वांट्स आर रिकरिंग। तो अच्छे दिन कभी नहीं आते, क्योंकि अच्छे दिन जहां आ जाते हैं उससे और अच्छाई की आदमी सोच बढ़ता है। तो कभी भी ये जो तथाकथित लाभार्थी वोट बैंक है, ये कभी नहीं हो सकता। ये लाभार्थी वोट बैंक एक आध चुनाव में आपको लाभ दे सकता है, अगली बार ये बहुत बड़े घाटे का सौदा होता है जो बीजेपी के गले पड़ा है। अर्थशास्त्र वाला वो सिद्धांत था कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो अपरिमित होती हैं, असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड। और जनता के पास भी रिसोर्स लिमिटेड होता है, लेकिन उसका असर अनलिमिटेड होता है। वो रिसोर्स है वोट। जिनको वोट देना है सोच समझ के उसको इस्तेमाल करें। और अशोक जी, मैं वादा करता हूं कि अगर उस दिन दुकान बंद रही तो मैं आपसे कहूंगा कि अपने घर से ही समोसे लेते हुए चलिएगा, लेकिन हम समोसे जरूर खाएंगे जब भी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।